हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और कल हम आप लोगों के कुछ डाउट्स थे, इसी के लिए हम कल आरओ के ऊपर, जैसे कि अभी चल रहा है यूट्यूब में कि आरओ की कब एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लेके आए थे। तो काफ़ी उससे बच्चों को रिलैक्स मिला होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है और क्या बात सही है, ये सब हम कल बताए थे उसमें। ठीक है, और दूसरी बात कि अभी पीपीटी लगा लेते हैं और आज हमारी है टेस्ट सीरीज नंबर 6 है जीएस की, जिसमें हम करंट अफेयर भी लेके चलते हैं। और जैसा कि हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि ये एक रिवीजन क्लास है, जिसमें हम संपूर्ण जीएस का, इस होल जीएस का रिवीजन करेंगे। वो एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू हम वही रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए, और जो जिस तरह से पैटर्न चेंज कर रहा है आयोग, उस तरह से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि कोई हम न्यू कमर है तो इस तरह से हम बना रहे हैं, क्योंकि हम भी एक सिलेक्टेड पर्सन है। तो और एक्सपीरियंस भी मुझे इतना है कि मुझे पता चलता है कि आयोग किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से पैटर्न बदल रहा है। ये तो क्योंकि जब जो बच्चे एक्सपेरेंट हैं और वो तैयारी करते रहते हैं, तो इतना तो उन्हें पता ही चल जाता है कि किस टॉपिक से आयोग पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर का अनसर्टेन होता है कि पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन जो और सब्जेक्ट है उनमें तो कुछ टॉपिक डिसाइड है, उन्हीं में से पूछते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये बताने वाले थे कि बच्चे, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से अगर वो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये आयोग के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो है कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि अगर आरओ जस्ट जून में हो गया तो आपका सिलेक्शन छूटना नहीं चाहिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के टेस्ट सीरीज पर, यानी कि एमसीक्यू सीरीज पर। और उसका ये सबसे पहले, क्योंकि जैसे तरह से आयोग श्रृंखला चेंज करता है कि पैटर्न चेंज करता है, कभी हिस्ट्री के एग्जाम क्वेश्चन पहले होते हैं और कभी पॉलिटी के पहले होते हैं, इस तरह से मैंने आज करंट अफेयर की पहले ही रखे हुए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है ये कि कुवैत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है। सही उत्तर का चयन करना है आपको। अगेन पढ़ लेंगे कि कुवैत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया, यह सही उत्तर है। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट नंबर है प्रधानमंत्री श्री, कई कथन दिए गए, 4 कथन। इसमें फर्स्ट कथन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वहां के अमीर महामहिम शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह द्वारा यह सम्मान प्रदान किया। काफी लंबा नाम है। और सेकंड है कथन विभिन्न देशों की ओर से श्री नरेंद्र मोदी को, ओर से है और नहीं है, ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, थर्ड है यह सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। और फोर्थ है यह सम्मान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया गया है। तो आपको इसमें से आप सही कथन चूज करना है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वहां के अमीर महामहिम शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल शबा द्वारा यह सम्मान प्रदान किया। कि वहां के किसके द्वारा, महामहिम यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दिसंबर का करंट है। मैंने बताया कि 6 मंथ और 1 ईयर का करंट लेकर भी चल रहे हैं, कि जिस तरह से एग्जाम हो जाएगा उसके जस्ट पीछे का 1 ईयर का आपका करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें 6 मंथ का तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि आयोग जरूरी नहीं है कि 6 मंथ का ही पूछ ले, कई बार बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है, लगभग 1 साल के पीछे का भी। ठीक है, और सेकंड है विभिन्न देशों की ओर से श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, ये दोनों बात सही है। और थर्ड है ये सम्मान रक्षा मंत्री, नहीं, ये गलत है, ये रक्षा मंत्री को नहीं दिया गया है, और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी नहीं दिया गया है। तो कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सही है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ये सही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने किस देश के राष्ट्रपति को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने किस देश के राष्ट्रपति को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एयोल, ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, ऑप्शन डी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन सा होगा ये, इसमें कौन सा होने वाला है। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने किसी देश के राष्ट्रपति को
2024 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। पर्सन ऑफ द ईयर किससे मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक है, टाइम पत्रिका ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, यह दूसरा अवसर है जब टाइम पत्रिका ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, इससे पहले जब ये 2016 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए थे तब इन्हें यह सम्मान दिया गया था और टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें तब पहली बार चूज किया गया था। यानी कि पहली बार टाइम पत्रिका ने अपने पेज पे ने कवर पेज पे स्थान दिया था। ठीक है, तो फिर क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसने? टाइम पत्रिका ने। ठीक है, अमेरिका की है ये पत्रिका। उनके कवर पेज पे किसको स्थान मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उनकी क्या है, दूसरी बार मिला है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, डायबिटीज जानते हो ना, बहुत ज्यादा मरीज अभी बढ़ रहे हैं डायबिटीज के। ठीक है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंसर है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF यानी ICMR ने किसके साथ मिलकर? ICMR ने किसके साथ मिलकर? MDRF इनके साथ मिलकर क्या चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। ठीक है, ये किसने किया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने MDRF यानी कि मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश का ये पहला है। ये इसका काम क्या होगा? जो डायबिटीज से ग्रसित रोगी होंगे उनके नमूनों का संरक्षण करेगा, प्रसंस्करण करेगा, भंडारण करेगा तथा कोशिश करेगा उच्चीकृत अनुसंधान हेतु डायबिटीज से होने वाले कारणों का पता लगाएं तथा उनकी जो ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्च आता है उनको कम करें। ठीक है, इसका रिसर्च करने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि रिसर्च के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है बताना, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि कई बार आपसे ये अकेला नहीं पूछेगा कि किसने किया, कई बार ये पूछ लेगा किससे मिलकर किया है। ठीक है, किससे मिलकर किया है तो वो भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, किससे मिलकर किया है? ICMR द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, ICMR द्वारा। ठीक है, MDRF के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, ये सम्मान कहां से हो गया? संन्यास है यहाँ। ठीक है, यहाँ संन्यास है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। संन्यास लेने की घोषणा मध्य दिसंबर 2024 में की। किसने की है? ऑप्शन ए विराट कोहली ने, ऑप्शन बी रोहित शर्मा ने, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन ने, ऑप्शन डी मोहम्मद शर्मा ने। किसने की है? रविचंद्रन अश्विन ने। ठीक है, इन्होंने क्या है? संन्यास लेने की घोषणा की है। किसके? टेस्ट मैचों में की है इन्होंने। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सम्मान लेने की घोषणा मध्य दिसंबर में की है? वो रविचंद्रन अश्विन जी ने की है। अच्छा, टेस्ट मैचों में अनिल कुंबले ने सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है अनिल कुंबले के नाम पे। ठीक है, उसके बाद है ये रविचंद्रन अश्विन का। ठीक है, इन्होंने 106 टेस्ट मैच खेले जिसमें से 537 यानी कि 537 विकेट इन्होंने लिए है, इनका नाम है। ठीक है, तो इस पहले है अनिल कुंबले, उसके बाद इनका नंबर आता है रविचंद्रन अश्विन जी का। ठीक है, तो क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मूलतः का संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं क्या? शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति के निदेशक है तो कनाडा से। अब आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। नहीं अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि सिली मिस्टेक यही होती है, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं और अगर कई बार हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आती हुई ये ह्यूमन एरर है, सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर भी बहुत होता है जल्दी से, क्योंकि अब आपको पता है कि आयोग लेंथी पेपर भी बनाने लग गया है, तो प्रेशर होता है कि एग्जाम को पूरा टैकल करना है, पेपर को पूरा टैकल करना है, पूरा पढ़ना है और फिर आंसर भी देना, वो भी राइट। ठीक है, तो इसलिए कई बार ये छूट जाते हैं।
तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों से लिया गया है। ठीक, कई चीजें हैं कई देशों से लेकर वो बनाया गया है, इसलिए हमारा जो भारत का संविधान है बहुत लेंथी भी हो गया है। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से यानी यूके से ली गई, ये भी बात सही है। ठीक है, ये दोनों ही बात सही, यूके से ली गई। आपात उपबंध नहीं, जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी का वाइबर संविधान है ना, जर्मनी का जो संविधान है वाइबर संविधान उससे लिया गया है। और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कनाडा से नहीं लिया गया, ये गलत है, यही तो गलत है। ठीक है, डी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो डी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, नेक्स्ट 6 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। आपको सूची फर्स्ट दी गई, सूची सेकंड दी गई। सूची फर्स्ट में दिया गया संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर सूची सेकंड में अनुच्छेद दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए, इसमें सुमेलित करना, उसके बाद मैच करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं सुमेलित। साथ में संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले हम देख लेते हैं वित्त आयोग। ठीक है, सबको ही पता होगा वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है। वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 280 में, 280 में। ठीक है, वित्त आयोग है। ठीक है, इसको मिला दिया, यानी कि बी का तो क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, बी का 3 हो गया। और संवैधानिक वित्त आयोग हो गया। संवैधानिक संशोधन किसमें है? 368 में है। ठीक है, आर्टिकल 368 में है, यानी कि ए का तो 4 है। ठीक है, अब देखिए वित्त आपात है, जो वित्तीय आपात है इमरजेंसी किसमें है? आर्टिकल 360 में है। ठीक है, आर्टिकल किस में है? 360 में है। इसका 1 हो गया। और डी का क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? आर्टिकल 312 में है। ठीक है, अनुच्छेद सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, 312 में है। ठीक है, तो क्या हो गया? ओहो, इसमें हम इसमें बता रहे हैं आपको, देखो 312 में है। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 4312। 4312 कहाँ पे है? 4312 2341 4321 4312। हाँ, यहाँ पे 1 हो गया, ये थोड़ा उससे हो गया टाइपिंग 12। ठीक है, 4312 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा कई बार इधर उधर हो गया क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो हफ्ता हमने टाइपिंग किया, तो कई बार हो जाता है क्योंकि इतना छोटा छोटा देख के करना पड़ता है। खुद ही हम क्वेश्चन बना के फिर करते हैं टाइपिंग, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी कोई स्टाफ वगैरह है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो इतने कम है। आप लोग जब करेंगे मदद तो होगा। तो क्या हो गया? 4312। ठीक है, ये आंसर हो गया, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया, अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे सिली मिस्टेक से बचने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है विधि के सम्मुख समानता, आर्टिकल किसमें? 14 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही, ऑप्शन सी में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। और डी है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 44 में। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेल नहीं है, कौन सा इसमें सुमेल नहीं है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता यानी विधि के समक्ष समता, ये किसमें है? आर्टिकल 14 यानी 14 में है। ठीक है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 यानी कि आर्टिकल 41 में, ये भी सही है। कार्य करने के लिए, अच्छा ये बताइए किसमें है कार्य करने का अधिकार? किसमें? डीपीएसपी में आता है कि फंडामेंटल राइट्स में? बताओ। कार्य करने के लिए, ये कमेंट करके बताना आप लोग। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 42 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 44 में नहीं है। ठीक है, यही तो गलत है, 44 में नहीं है। 44 में तो क्या है? समान एवं नागरिक संहिता है ना 44 में। ठीक है,
समान एवं नागरिक सहायता। ठीक है, तो 40 इसमें क्या है 45 होगा यहाँ। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा होगी 45 में। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा होगी किसमें 45 में। ठीक है, 45 में मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। 6 वर्ष से कम की जो आयु है बालक है उनके लिए, बालक या बालिकाएं दोनों कि उनके लिए 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम के लिए, आयु से कम के बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए, ये मत सोचना कि हम किसी एक के लिए बोल रहे हैं, बालक बालिकाओं, इसलिए हम दोनों लिख लेने के लिए अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। इतना तो जानती होंगे ना आप अगर पॉलिटी पढ़ी होंगी, डीपीएसपी में है ये। ठीक है, उपबंध है। ठीक है, डीपीएसपी किसमें, भाग किसमें है, डीपीएसपी किसमें है, इतना तो आप नहीं, आपको आना ही चाहिए ना। डीपीएसपी किसमें है, भाग 4 में है। ठीक है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में है। सबसे पहले भाग 1 में क्या है, संघ उसका राज्य क्षेत्र है जो 1 से 4 आर्टिकल। ठीक है, 1 से 4 है। और नागरिकता किसमें है, 5 से 11 तक है। ठीक है, जो किसमें, भाग 2 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है और ये आर्टिकल 36 से 51 तक या 36 से 51 तक है। और 4A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो 51 का यानी 51 का में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो आपको ये भी बता दें कि अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध 2 जगह पे किया गया है डीपीएसपी में, और मौलिक कर्तव्य में भी किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में भी किया गया है। इसमें 6 वर्ष के आयु से कम बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। किसमें, डीपीएसपी में, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का। ठीक है, और मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य ना हमारे, 11 कर्तव्य। ठीक है, उसमें 11वें कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के। ठीक है, 11वें कर्तव्य में नंबर है 11 कर्तव्य। ठीक है, 6 से 14 वर्ष ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य समझे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, याद रखना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बीच अपने, ठीक है, उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ये किसके लिए है, अभिभावकों के लिए है। ठीक, अभिभावकों यानी कि गार्जियंस के लिए है। ठीक है, क्या है, ये अपने बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, यह कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन यानी 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, क्या ये किसके लिए कर्तव्य जोड़ा गया है, ये गार्जियंस के लिए जोड़ा गया, अभिभावकों के लिए, कि वो इस तरह से अवसर उपलब्ध कराए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिल सके। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के लिए है डीपीएसपी में, जो 6 वर्ष से आयु से कम बालक बालिकाओं को शिक्षा का उपबंध कराएं। ठीक है, ये प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए। ठीक है, और ये क्या है, अनिवार्य शिक्षा है यानी मुफ्त शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, आंसर क्या हो गया, डी इज राइट आंसर, क्योंकि यही गलत था। ठीक है, क्योंकि 44 बताया था, तो ये किसमें है 44, तो समान नागरिक सहायता है। ठीक है, समान नागरिक सहायता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, अब ये अनुसूचियों की बात आ गई, यानी कि 4th जो शेड्यूल है, 4th शेड्यूल है, उसमें क्या विवेचित करती है, किससे संबंधित है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। तो किसको करती है संविधान में चौथी अनुसूची, किसके लिए, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करना, राज्यसभा की सीटों का आवंटन करना, ये किसमें है, शेड्यूल नंबर 4th में है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 4th में है, ये शेड्यूल नंबर किसमें है, 4th में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, और राजनीतिक दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है, राजनीतिक दल बदल किसमें है, शेड्यूल नंबर 10 में है, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची है, याद रखना। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है, और भाषाओं को है शेड्यूल नंबर 8th में है, 8वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में है, ठीक है, किसमें, भाषाओं का, ठीक है, शेड्यूल नंबर कितने, 8th में है, ठीक है, भाषाओं का। और राज्यसभा में स्थानों का बंटन किसमें है, 4थी अनुसूची में, जो इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सॉरी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, यानी सामान्य डायरेक्शन क्या होगी। ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक मिनट, बैक पे क्या, कौन सा, ठीक है, हाँ, कौन सा होगा, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, क्या हम बैक में जा गए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा सामान्य दिशा होगी दक्षिण से उत्तर, और बी होगा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी होगा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और डी होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी, किसकी, मानसून की, किस तरह दिशा से मानसून आना स्टार्ट होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। मानसून हम पढ़ा दिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी अध्ययन अपना चैनल है उसमें पढ़ाते हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं क्लास, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें देखिए हमने सारा मानसून वगैरह सब पढ़ा दिया है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो अच्छे से बनाते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन अच्छा उसमें सारे डायग्राम भी लगाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अभी वहाँ कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, वहां पे हम कंसेप्ट यानी कि सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा है, क्योंकि जब भारत में मानसून आता है, ठीक है, ITCZ के द्वारा, क्योंकि ITCZ जब स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है, किस पे, कहाँ पे आता है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, विषुवत रेखा पे आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, यानी कि विषुवत रेखा पे आता है, ठीक है। तो वहां इक्वेटर पे के बाद वो सीधा क्या भारत की तरफ एंटर करता है, उसके साथ ही कौन सी ट्रेड विंड्स होती हैं, जैसे ट्रेड विंड है, यही मानसून विंड है, ठीक है, इन्हीं ये साथ में वो लेती हैं, ठीक है। और क्या वहां से ये क्या मॉइस्चर, एक मिनट बच्ची, ठीक है, वहां से मॉइस्चर ले लेते हैं। एक्चुअली हमारा माइक थोड़ा उलझ गया, उसको सही कर रहे हैं, 2 मिनट रुकना, ठीक है, हाँ, उसे मॉइस्चर ले लेते हैं, और ये फिर दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से होती हुई भारत के, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से होती हुई भारत के, ये यहां से, ठीक है, इस तरह से मानसून आता है भारत में, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से होते हैं, उत्तर पूर्व तरह, यहाँ पे उत्तर पूर्व डायरेक्शन की तरफ ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ITCZ इधर होती है, जैसे ये ITCZ, ठीक है, ये ITCZ है, यहाँ चल रही है ITCZ, ठीक है, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, अंतरा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन होता है ये, ठीक है। ये ITCZ ये है, इसे क्या बोलते हैं, गर्म प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर की पेटी बोलते हैं, जिसमें पूरा इसके पट्टी के रूप में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हवाएं यहाँ से उड़ती हैं दक्षिण पश्चिम से। अब पूरा मैकेनिज्म बाद में बताएंगे। और ये क्या है, डायरेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। ये आप जाके वहां पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि अब इसमें पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर बोर होंगे, इसलिए, ठीक है, कि पूरा है, इसलिए ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से, ये कौन से, उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, ये है दक्षिण पश्चिम से, ये हो गया दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में जाती हैं, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में भारत की मानसून की दिशा होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, आंसर हो गया डी, ठीक है। ये एक्चुअली अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज्यादा बताएंगे ना तो बच्चे फिर बोर होंगे कि मैम वो एक अलग ही क्लास रखते हैं हम, वो जाके आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ऑप्शन बी, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल एक है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है, ठीक है, कौन से कथन सही है। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, हम देखते हैं जब हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाएंगे, ठीक है, दक्षिण भारत से ये है दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की ओर जाएंगे, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया है यहाँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत की ओर जाएंगे
तो मानसून की अवधि घटती जाती, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचता है, ठीक है, आपको इतना पता होगा, ठीक है। सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचता है, धीरे धीरे यहाँ से, क्योंकि उसकी ह्यूमिडिटी और यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति भी घटती जाती है, कैपेसिटी उसकी कम होती जाती है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, ठीक है, केरल कोस्ट पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे वो उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, मानसून की अवधि घटेगी और वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी, प्रेसिपिटेशन की मात्रा भी घटती जाएगी, ठीक है। और ड्यूरेशन भी इसका कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन कहाँ होता है, दक्षिण भारत का होता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मानसून आता है और सबसे लास्ट में जाता है। उत्तर भारत में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है, और जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो वहां मानसून की क्या है, अवधि कम होती है। यही आपसे पूछा कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की मानसून की अवधि घटती है। और दूसरा है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम को घटती है, बिल्कुल सही है। ये पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, ठीक है, ये पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, यहाँ पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम की ओर चलेंगे तो इधर भी लगातार, क्योंकि ये भी बंगाल की खाड़ी शाखा होती है ना, आप सब पढ़ाया था, ठीक है। मानसून की कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है। एंटर होता है वो मानसून जब यहाँ से जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले बारिश यहाँ करता है, धीरे धीरे सबसे लास्ट तक जाता है। दिल्ली में बारिश सबसे कम, पहले सबसे ज्यादा कहाँ पे करता है, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में करता है, पटना में करता है, फिर प्रयागराज में, या उसके बाद दिल्ली में, ठीक है। इस तरह से मानसून की क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर मानसून की जो मात्रा होती है वो भी घटती जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही बात सही है, ठीक है, तो दोनों ही बात सही है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है, ये बात दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी ओडिशा, ठीक है। इससे पूछा उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून उसी अभी जस्ट बताया था मैंने, देखिए यहाँ से उत्तर पूर्व तरफ चलेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, ठीक है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो इससे पूछा गया उत्तरी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, वो तमिलनाडु है, ठीक है, वो कौन सा है, तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, क्योंकि सबसे जब लास्ट में मानसून लौटता है, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु कोस्ट है, ये उभरा हुआ ठीक थोड़ा बना देंगे, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट है, ठीक है। और जब यहाँ से मानसून उत्तरी पूर्व मानसून वापस लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर ले लेता है, और जब यहाँ से होकर वो लौटता है तो खूब ज्यादा बारिश कहाँ पे करता है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे करता है, तमिलनाडु में, यह है तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि ये उभरा हुआ है तमिलनाडु का कोस्ट, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु का कोस्ट देखा है आपने, उभरा हुआ है, ठीक है। तो वहां से क्या पहले बे ऑफ बंगाल से क्या ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है, और फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करता है, कौन सा, लौटता हुआ मानसून। इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये मैंने अपने ज्योग्राफी, जो हमारी ज्योग्राफी अध्ययन चैनल है उसमें पढ़ाया हुआ है, उसमें जाके आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, इतना ही बता सकते हैं कि हाँ ये रिट्रीटिंग मानसून उत्तर पूर्व दिशा से आता है, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, और ये तमिलनाडु कोस्ट में सबसे ज्यादा बारिश करता है। तो पूछा यही गया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, एक पश्चिमी विक्षोभों से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, बी है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी अरब सागर मानसून से और डी लौटते मानसून से। किससे भारत के उत्तरी पूर्वी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है, सबसे ज्यादा, पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उनसे होती है सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं, ये मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक ओशियन है, वहां से ये जो साइक्लोन चलता है, जब क्योंकि वहां जब गर्म होता है मेडिटेरियन सी, तो वहां पे चक्रवात बनते हैं, चक्रवात के रूप में यह भारत में कैसे एंटर होते हैं, ये लाने का काम करती है जेट स्ट्रीम, ये सारा पढ़ाया मैंने, जेट स्ट्रीम भी देख लीजिएगा, ये लाने का काम भारत में क्या जेट स्ट्रीम करती है। जेट स्ट्रीम के कारण ही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भारत में आते हैं, ठीक है। जब ये भारत में आते हैं तो भारत के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, यूपी का कौन सा भाग है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, शीत ऋतु में। उसे क्या बोलते हैं, महावट की बारिश भी बोलते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा, 12 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप उसमें ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, आपको विस्तार से मिल जाएगा पूरा, ठीक है, मानसून पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन सी नवा मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी में प्रथम स्तंभ लेख। शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख पत्थरों में लिखावट कर दी जाती है। ठीक है, और स्तंभ लेख होते हैं जो खम्भों में लिखा जाता है। ठीक है, वो जैसे कि पत्थरों में, अभी आप मंदिरों में देखते होंगे कई पत्थर रूप में खुदे हुए लिखावट होते हैं कि किसने उसका उद्घाटन करवाया है, किसने शिलान्यास करवाया है और किसने मंदिर बनाया, इससे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखते हैं। ऐसे ही पहले भी था कि जो शासनकाल हुआ करता था, जिसका भी शासनकाल हुआ था उसके बारे में सारी बातें होती थी। वो किसके माध्यम से लोगों को पता चलती थी? शिलालेख के माध्यम से, यानी कि पत्थर एक रेक्टेंगल टाइप में, चौकोर पत्थर के रूप में वहां लिख के वहां पे लगा दिया जाता था। और सेकंड होता था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख होते थे, स्तंभ खंबे को बोलते हैं, यानी कि खंबे के आकार में होते थे। उसके चारों तरफ क्या लिखावट का उत्तीर्ण करके शासन काल में किसका शासन रहा होगा और जो भी उसने उद्देश्य वहां लिखवाने होते थे वो लिखवा देते थे। ठीक है, किसके द्वारा? शिलालेख के द्वारा और स्तंभ लेख के द्वारा। ठीक है, इसलिए इनका नाम स्तंभ लेख है और शिलालेख है। तो इसमें पूछा गया है कि अशोक का जो अभिलेख है उसमें किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है, कि जो दक्षिण भारतीय राज्य है उसका उल्लेख मिला गया। तो वो कौन सा शिलालेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख, वो सेकंड शिलालेख है। ठीक है, सेकंड शिलालेख है, जिससे उन्हें यानी कि साउथ इंडिया की जानकारी मिलती है सेकंड शिलालेख में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, आपको पता होगा। एक तो शिलालेख है, दूसरे स्तंभ लेख है, एक है गुहालेख। गुहालेख कौन है? गुफा लेख, यानी कि जो जैसे बाबर की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये हैं इस तरह से, यानी जब जो गुफाओं में जो लेख लिखते थे तो उसे गुफा लेख बोलते हैं। ठीक है, अशोक की द्वितीय जो सेकंड शिलालेख है, ठीक है, अशोक का जो सेकंड शिलालेख है इसमें चोल पांड्य एवं शारिपुत्र और केरल पुत्र, इन सभी की जो दक्षिण भारतीय शासक थे इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? चोल पांड्य, शारिपुत्र, केरल पुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों की उल्लेख की जानकारी इसमें मिलती है सेकंड शिलालेख में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है स्थान और सूची सेकंड में स्मारक दिए गए हैं, प्लेस दिया गया है और उसके क्या है? स्मारक दिए गए हैं। ठीक है, पहला है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती और धमेक स्तूप, घोषित राम मठ, रामाभर स्तूप, शहीद महल। आपको इसमें मैच करना, उसके बाद आंसर निकलेगा तो आप बता देना। ठीक है, मैच कर लेते हैं। कौशाम्बी है, कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है? कौन सा मॉन्यूमेंट है कौशाम्बी में? घोषित राम मठ। ठीक है, कौशाम्बी में कौन सा है? घोषित राम मठ। एक का 2 हो गया। कुशीनगर में है रानाभर स्तूप, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। ठीक है, ये हो गया बी का 3rd रानाभर स्तूप है। ये रामाभर नहीं, रानाभर स्तूप है। ठीक है, रानाभर। ठीक है, रानाभर स्तूप। ठीक है, रानाभर स्तूप है। ठीक है, और सारनाथ से है धमेक स्तूप, यानी कि सी का 1st है और श्रावस्ती से फिर शहीद महल हो गया। ठीक है, श्रावस्ती से क्या हो गया? शहीद महल। डी का 4 आंसर हो गया। 2 3 1 4 2 3 1 4। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4, तो क्या हो गया? सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध जो हुआ था, किसने कब हुआ था, ये तो सब आपको पता होगा। तो आप देखते हैं इसको अटेम्प्ट कर पाते नहीं कर पाते। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रोमनदेह स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी महिषांक के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। किससे होता है? 13वें शिलालेख के द्वारा हमें इसका पता चलता है कलिंग के युद्ध का विवरण, कि कलिंग में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था, इसकी जानकारी किससे? शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद, यानी कि अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, इस 8वें वर्ष में ही हुई थी। ठीक है, ये शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें हुई पीड़ा और अपने दुख का पश्चाताप व्यक्त किया। ठीक है, किसमें? 13वें शिलालेख में
इन्होंने ये लिखा है कि कलिंग में जो युद्ध हुआ था, यानी कि अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में, उसमें जब ये कलिंग में तो काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, काफी लोग मारे गए थे। उस कलिंग के युद्ध से इन्होंने अपनी लाइफ का बिल्कुल टर्न कर लिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था इन्होंने, ठीक है। तो उसमें उन्हें जो पीड़ा और दुख व्यक्त हुआ था, उसका पश्चाताप जो हुआ, उसको उन्होंने इसमें अपने शब्दों में यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। इंडिका का लेखक कौन था? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये सब लोग कर ले जाएंगे। इंडिका का लेखक कौन था? प्लूटार्क था, जस्टिन था, हेरोडोटस था या मेगास्थनीज था? ऑब्वियस सी बात है, सब लोग कर लेंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज था, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन भी डालने चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है सारे टफ टफ क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है। मेगास्थनीज है ना सेल्यूकस निकेटस द्वारा चंद्रगुप्त, ठीक है, कौन से थे? मेगास्थनीज हैं जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, ठीक है। यह यूनानी राजदूत था, ठीक है, यूनानी राजदूत था। कौन सा? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैटर्न चल रहा है। और इंडिका में हमें किससे? मौर्य इतिहास का जानकारी मिलती है, ठीक है, मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है इंडिका में, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। सबसे ज्यादा मौर्य काल की जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 70 क्वेश्चन है। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? ए विदेशी व्यापार, बी बैंकिंग, सी शेयर बाजार और डी वस्तु निर्माण, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? शेयर बाजार से, ठीक है। ये पीसीएस के क्वेश्चन है, आईएएस का भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें किसमें जुड़े हैं? शेयर बाजार से। सी है इसका राइट आंसर, ठीक है। बुल तथा बियर शेयर बाजार के शब्द है, जिनका क्या अर्थ होता है? जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाता है या बढ़ाना चाहता है, उसे तेजड़िया कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तेजड़िया कहते हैं, ठीक है। तथा जो व्यक्ति शेयर की कीमत को गिराना चाहता है, उसे मंदड़िया कहते हैं, ठीक है। उसी से बुल और बियर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ रहा है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, ये काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इस तरह से। कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए साख नियंत्रण, ऑप्शन बी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक होते हैं जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति का निर्माण, ऑप्शन सी साख सृजन, क्रेडिट यानी कि साख सृजन का मतलब है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ये नहीं है काम इसका, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ये इसका काम नहीं है। साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का काम क्या है? वाणिज्यिक बैंक करती हैं, ठीक है। वाणिज्यिक जो बैंक होती है कमर्शियल बैंक होती हैं, जो जैसे एसबीआई है, ठीक है, पीएनबी है, इस तरह से बैंक ये करेंगे, ठीक है। और ये आरबीआई नहीं करता है। साख सृजन का कार्य यानी कि वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, यह आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है। क्रेडिट किसका? क्रेडिट क्रिएशन का, ठीक है, ये आरबीआई का काम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब क्वेश्चन बस हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन भी ना करेंगे तो फिर कितना करेंगे, ठीक है। दूध उदाहरण है 1 विलयन का, फेन का, इमल्सन या पायस का या वायु विलयन का। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं बीसीएस में, किस तरह के आरओ में भी, ठीक है। आप ये बस सोचिएगा, आपने थंबनेल में देख लीजिएगा, जो जो हमने उसमें मेंशन किए हैं वो सभी के लिए क्लास है, ठीक है, सभी के लिए क्लास है ये जीएस की, ठीक है। तो दूध का उदाहरण है 1 किसके लिए? इमल्सन यानी पायस का, ठीक है। दूध क्या है? इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी दूध या पायस इमल्सन का उदाहरण है। इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें? दूध में, ओनली विटामिन सी के अलावा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन,
ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए हैं कि हम बता नहीं सकते आपको, बहुत ही बार रिपीट होते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं लेंगे जो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे हम 20 क्वेश्चन है, आप आराम से कीजिएगा। वही क्वेश्चन है जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, PYQ आप ये सोचे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो क्या है सब्लिमेशन किसके द्वारा है? ठोस कपूर में कपूर बास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय, यानी कि द्रव यानी कि अवस्था में आने की बजाय, लिक्विड के आने के बजाय सीधे वाष्प में यानी कि गैस में बदल जाते हैं। सीधे वाष्प में यानी कि गैस में बदल जाते हैं। और वाष्प को ठंडा करें तो पुनः ये सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि द्रव में नहीं आएंगे ये फिर से। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ये विधि होती है उसके द्वारा। ठीक, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि द्वारा कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, देखिए नेप्थलीन बॉल्स तो आप जानते होंगे। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। किस विधि से जाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट हम फिर लेके आएंगे, अगर आपको जैसे कि मैंने बताया उससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट किस तरह से आपका, एक मिनट, ठीक है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहे RO के लिए। GS तो हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। अगर आप ये सोचें कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएं, जैसे कि आज करा दें हम पॉलिटी के, फिर कल करा दें किसी हिस्ट्री के, इस तरह से अगर चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब हमें पता चलेगा। और प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमें लगे कि हाँ बच्चे हमारी भी क्लास देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि अपना खुद ही कंटेंट बनाती हूँ और मुझे और भी पढ़ाना होता है, वहां भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत इजी नहीं होता है। आप तक कंटेंट पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप लोग का क्या है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐड कीजिए बच्चों को कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये सीरीज चल रही है। ठीक, बताइए उनको, वो भी आए और साथ में बैठ के पढ़िए। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज हो, आप बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो दुनिया में। ठीक है, अगर वो चीज बनी है तो उसका सोल्यूशन भी बना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।